दोस्तों, अगर आपके हिसाब से आज तक का सबसे ज्यादा वायलेंट, साइकोटिक और क्रूर डिक्टेटर हिटलर है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों ने आज तक कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स का खूनी इतिहास नहीं पढ़ा है। अगर हिटलर को एक स्कूल का हेडमास्टर मान लिया जाए, तो ये कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स तो उस स्कूल के फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। वहीं हमारे यहाँ का लेफ्टिस्ट और वामपंथी गिरोह, जो दिन में कम से कम 100 बार टॉलरेंस, 200 बार इक्वालिटी और 1000 बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लेता है, उनके खुद के आइडल्स या हीरोज जिनकी वो दिन रात आरती उतारते हैं, उनके रूल में टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वालिटी की डिमांड करने का मतलब होता था सजाए मौत। तो जहां हिटलर का नाम आते ही जर्मनी के लोग अपराधी जैसा या गिल्टी महसूस करने लगते हैं और उनको शर्म आती है कि हिटलर जैसा इंसान उनके देश में पैदा हुआ, वहीं ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लोग ना सिर्फ अपने कम्युनिस्ट आइडल्स और हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उनके नाम के टैटूज बनवाते हैं और साथ में उनकी टी शर्ट्स भी पहनते हैं जिन्होंने हिटलर से करीबन 10 गुना ज्यादा लोगों को बेरहमी से मारा। सोच के देखिए, अगर आप किसी इंसान को ऐसी टी शर्ट पहने हुए देखते हैं जिसमें हिटलर की तारीफ की टैगलाइन है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको उस इंसान पे गुस्सा आएगा। और अगर आप उस इंसान को जानते होंगे तो इस गुस्से को जाहिर भी कर देंगे, जो कि ठीक भी है, क्योंकि हिटलर ने करीब 60 लाख से 70 लाख ज्यूज की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं अगर आप किसी इंसान को ऐसी टैगलाइन वाली टी शर्ट पहने हुए देखेंगे जिसमें स्टालिन या माओ जेडोंग की तारीफ हो रही हो, तो शायद आपको उतना गुस्सा ना आए। जबकि ग्रेटेस्ट मास मर्डर की लिस्ट में माओ जेडोंग और स्टालिन नंबर 1 और नंबर 2 के पायदान पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज भी इंफॉर्मेशन का कंट्रोल काफी हद तक इन लेफ्टिस्ट या वामपंथी लोगों के हाथ में है। ये लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक्स, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में ऊंचे पदों पर मौजूद हैं। तो क्यों ये लोग अपने पूजनीय और आराधनीय हीरोज को क्रिटिसाइज करेंगे और उनका सच हमारे सामने आने देंगे? बल्कि ये लोग तो काउंटर नैरेटिव बनाने में लगे रहते हैं जिसमें माओ और स्टालिन जैसे इंसानियत के दुश्मनों को भी फरिश्ता दिखाया जाता है। अब ये लोग तो एक्सपोज करेंगे नहीं, तो इस पवित्र काम का बीड़ा, मतलब इनके सुपर हीरोज को एक्सपोज करने का बीड़ा मैंने उठा लिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की दुकान, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में अगर कहीं नर्क है तो वह है कम्युनिज्म की विचारधारा में, और कैसे इन कम्युनिस्टों के आइडल या हीरो माओ जेडोंग ने अपनी सनकीपन की वजह से चाइना के अंदर करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो चाइना के अंदर 2000 साल तक डायनेस्टिक रूल चला, जो कि 1912 में खत्म हो गया। 1927 में चाइना में सिविल वॉर शुरू हुई चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में, जो 1949 में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के हारने के बाद खत्म हुई, जिसके बाद आज का चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ। माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन थे, वो बन गए चाइना के रूलर। अब माओ जेडोंग करीब 27 साल तक चेयरमैन रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के और रूल करते रहे चाइना के ऊपर। अब 1949 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इतने स्ट्रॉन्ग बनने का एक रीजन था गरीब पीजेंट्स और फार्मर का सपोर्ट, जो उनको काफी मिला सिविल वॉर के दौरान। अब एक बात यहां यह जानने की है कि कम्युनिस्ट लोग भले ही कितने बड़े हितैषी, गरीब और दबे कुचले लोगों के बने रहते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और होती है। एक्चुअली ये लेफ्टिस्ट और वामपंथी लोग तो गरीब की लाचारी का फायदा उठाते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। मतलब पावर को अचीव करने के लिए इन मासूम गरीब लोगों को भड़काया जाता है, और इन वामपंथी और लेफ्टिस्ट लोगों का दूर दूर तक कोई भी विचार नहीं होता है इन गरीब लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए। बल्कि ये वामपंथी लोग तो चाहते हैं कि गरीब की हालत बुरी बनी रहे, क्योंकि अगर गरीब की हालत बुरी बनी रहेगी तो उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको ब्रेन वॉश करना काफी आसान हो जाता है इन वामपंथी लोगों के लिए। भाई, दुनिया भर में यह देखा गया है कि जहां जहां कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स रहे हैं, वहां पर गरीब लोगों की या किसानों की हालत पहले से भी बदतर या बेकार हो जाती है। ऐसा ही चाइना के अंदर हुआ। माओ जेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीब लोग और किसानों को यह सपना दिखाया कि एक बार सत्ता अगर उनके हाथ में आ जाती है तो भविष्य बहुत सुंदर होगा। माओ जेडोंग ने तो लोगों को यहां तक बोल दिया था कि चाइना का कम्युनिज्म एक अलग तरह का कम्युनिज्म होगा, जिसमें वेस्टर्न या डेमोक्रेटिक आइडल्स जैसे कि टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वालिटी भी शामिल होंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। 1949 में पावर में आने के बाद माओ जेडोंग ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि जितने भी बड़े वॉरलॉर्ड्स, जमींदार या बड़ी किसान थे, उनकी जमीन हड़प ली गई और छोटे किसान या गरीब किसानों में बांट दी गई। उसके बाद माओ जेडोंग ने इन गरीब किसानों को यह कह के भड़काया कि आज तक जितने भी कष्ट या पीड़ा इन गरीब किसानों ने सहे हैं, वो इन अमीर वॉरलॉर्ड्स या जमींदारों की वजह से सही हैं। तो जो भी करना चाहते हैं इन जमींदार या वॉरलॉर्ड्स के साथ ये लोग कर सकते हैं। अब तक की वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि माओ जेडोंग तो मसीहा था गरीबों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। माओ जेडोंग को पता था कि चाइना के हर प्रोविंस में ये वॉरलॉर्ड्स या जमींदार अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं और कभी भी एकजुट होकर माओ के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए माओ ने यह साजिश चली। माओ से खुली छूट मिलने के बाद कम्युनिस्ट काडर शहर शहर और गांव गांव में जाकर वॉरलॉर्ड्स और जमींदारों का
पब्लिक एग्जीक्यूशन करने लग गया। कई बार तो इन वॉरलॉर्ड्स या जमींदारों को जिंदा गाड़ दिया जाता जमीन के अंदर। हैवानियत की हालत ये थी कि इनके बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उनको भी जिंदा गाड़ दिया गया जमीन के अंदर। जमींदारों और वॉरलॉर्ड्स को निपटाने के बाद माओ की नजर गई एंटी रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी लोगों पर जो माओ की विचारधारा से सहमत नहीं थे। ऐसे करीब 7 से लेकर 8 लाख लोगों को 1947 से 1951 के बीच में माओ ने मरवा दिया। टोटल मिला के 1947 से 1951 के बीच में करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया। वहीं माओ ने गरीब और छोटे किसानों के साथ भी धोखा दिया। जो वॉरलॉर्ड्स और जमींदारों से जमीन हड़प के इन गरीब लोगों में बांटी गई थी, उसे माओ ने फिर से हड़प लिया और इन गरीब किसानों के ऊपर कलेक्टिव फार्मिंग या कम्युनिटी फार्मिंग को थोप दिया गया, जिसका मतलब किसान के पास खुद की जमीन या खुद का खेत नहीं होगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर ही बहुत सारे लोग मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग या कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे। सरकार ही ये बताएगी कि कौन सा क्रॉप लगाना है और कब लगाना है। जो भी इन कम्युनिटी फार्मिंग में फसल उगेगी उन पे इन किसानों का कोई भी हक नहीं होगा, बल्कि सारी फसल सरकार के पास जाएगी। मतलब पहले ये होता था कि किसान जो भी अपने खेतों में उगाता था उसको फ्री मार्केट में बेच सकता था और पैसे कमा सकता था, लेकिन माओ ने ये सारी चीजें खत्म करा दी। अब इन कम्युनिटी फार्म्स में किसानों से दिन रात दबा दबा के काम लिया जा रहा था। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इन किसानों को इनकी बीवी या बच्चे काम करते करते खाना खिलाते थे, क्योंकि इनको ब्रेक लेने की भी आजादी नहीं थी। सरकार ने हर कम्युनिटी फार्म पे एक प्रोडक्शन टारगेट सेट कर रखा था, जो कि काफी अनरियलिस्टिक था। इस नामुमकिन प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए ये लोग 24 में से 20 घंटे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कमजोर भी होते जा रहे थे और इनकी सेहत भी बिगड़ रही थी। और वहीं पर अगर प्रोडक्शन टारगेट ये लोग अचीव नहीं कर पाते थे तो कम्युनिस्ट काडर आके इनको मारता पीटता, इनके बच्चों को टॉर्चर करता। कई बार तो कम्युनिस्ट काडर के जुर्म से बचने के लिए ये लोग सुसाइड तक कर लेते थे। 1958 में माओ जेडोंग एक पॉलिसी लेके आए जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोला जाता है, जिसका मकसद था चाइना को एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना, जिसके लिए बहुत सारे किसानों को कम्युनिटी फार्मिंग से निकालकर इंडस्ट्रीज में लगा दिया गया और बच्चे कुछ फार्मर्स जो कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे थे उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए कि वो अपने खेतों के कोने में ब्लास्ट फर्नेस लगा लें और स्टील को प्रोड्यूस करना चालू कर दें। अब वैसे ही कई किसानों को इंडस्ट्रीज में लगा दिया गया था खेतों से निकालकर, और बचे कुछ किसान भी 24 घंटे में से 12 घंटे ब्लास्ट फर्नेस में स्टील बना रहे थे। इसलिए कंट्री का जो फूड प्रोडक्शन था वो एकदम से अचानक गिर गया। फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा कम हो गया कि भुखमरी के हालात हो गए। टूमस्टोन जैसी बुक की अगर बात मानी जाए तो हालात इतने ज्यादा खराब थे, लोगों ने इतने दिनों से खाना नहीं खाया था कि लोग कुछ भी खा रहे थे। मतलब मिट्टी, कीड़े मकोड़े जो उनको मिल रहा था वो सारी चीजें वो खा रहे थे। कुछ जगह तो ऐसे दृश्य देखे गए कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। मतलब लोगों ने एक दूसरे तक को खाना शुरू कर दिया। 1958 से 1961 के बीच में करीब 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ लोग माओ जेडोंग द्वारा बनाए गए मैन मेड डिजास्टर की वजह से मारे गए। लेकिन माओ जेडोंग को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए तो इंसानों की लाइफ की कीमत कीड़े मकोड़ों की लाइफ जैसी थी, और माओ ने कोशिश भी नहीं करी सिचुएशन को सुधारने के लिए। वहीं हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो माओ ने भी एक नायाब सॉल्यूशन दिया भुखमरी से निपटने के लिए, जो कि था सारी बर्ड्स को मारना। क्योंकि माओ के हिसाब से हर बर्ड हर दिन में कई दाने खा लेती है खेत के अंदर से, तो अगर बहुत सारी बर्ड्स को मार दिया जाए तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। मगर माओ यहाँ पर यह बात बताना भूल गए कि बर्ड्स दाने तो खाती है लेकिन साथ में कीड़े मकोड़े भी खाती है, जिसकी वजह से फसल सुरक्षित रहती है। इसके बाद पूरे चाइना के अंदर मास लेवल पे बर्ड्स को मारा गया, करोड़ों बर्ड्स को मार दिया गया, जिसके बाद जो बची कुची फसलें थी उनमें कीड़े लग गए और सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाली पॉलिसी या प्रोग्राम को ग्रेटेस्ट मास मर्डर भी बोला जाता है। इस वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इतने ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद भी माओ जेडोंग की भूख शांत नहीं हुई और 1966 में भाई साहब ने एक और नई पॉलिसी या प्रोग्राम चालू कर दिया, जिसका नाम रखा गया कल्चर रेवोल्यूशन। अब एक स्पीच के दौरान माओ जेडोंग ने लोगों को यह बोला कि एकेडमिक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो वेस्टर्न विचारधारा से प्रभावित हैं और जो चाइना को कंप्लीट कम्युनिस्ट स्टेट कभी नहीं बनने देंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम के फेलियर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही कुछ आवाजें उठने लग गई थी माओ को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन पद से हटाने के लिए। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे माओ ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। पहला था तो उन लोगों को मरवाने या निपटाने का जो इंटेलेक्चुअल्स या पढ़े लिखे कैटेगरी में आते हैं और जो माओ के इन पॉलिसीज पर सवाल कर रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे, और दूसरा उन पार्टी के लोगों को निपटाने या मरवाने का जो माओ के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। अब अपनी स्पीच के दौरान माओ ने यूथ और स्टूडेंट को देश का भविष्य बताया था और उनके ऊपर जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सौंप दी थी सोसाइटी को फिर से प्यूरिफाई करने की उन लोगों से जिनके दिमाग में वेस्टर्न थॉट या वेस्टर्न विचारधारा पनप रही थी। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया जिसको रेड गार्ड के नाम से भी जाना जाता था। 1966 से 1976 के बीच में चाइना में कंप्लीट एनार्की रही। 10 साल के दौरान चाइना के अंदर सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे। वहीं पर स्टूडेंट्स ने जो ग्रुप बनाया था जिसका नाम रेड गार्ड था, वो शक के आधार पर या शक के बिना पर किसी भी इंसान को जो उनको लगता वेस्टर्न आइडियोलॉजी या वेस्टर्न थॉट से प्रभावित है उसको पकड़ लेते, उसको मारते, पीटते, प्रताड़ित कर दे। ऐसे ही कई स्कूल्स के टीचर और कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी पकड़ा गया ये इल्जाम लगा के कि वो वेस्टर्न थॉट या वेस्टर्न विचारधारा से प्रभावित है। कई लोगों को तो इसमें मार भी दिया गया और जो बच गए उनको लेबर कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे ही इन रेड गार्ड्स या स्टूडेंट्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के उन लीडर्स को भी मार दिया जो माओ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब कल्चर रेवोल्यूशन का मतलब था एक नए तरह का कम्युनिस्ट चाइना जिसके अंदर वेस्टर्न विचारधारा या चाइना के पुराने कल्चर, ट्रेडिशंस और कस्टम्स की कोई भी जगह नहीं थी, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स या रेड गार्ड्स ने चाइना के बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल हेरिटेज को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इन 10 सालों में चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। चाइना के अंदर कल्चर रिवॉल्यूशन के वक्त करीब 2 से 3 करोड़ लोगों को मारा गया। मतलब एक इंसान ने कुर्सी पे बने रहने के लालच की वजह से करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। वहीं 1966 से 1976 के बीच में जो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे उसकी वजह से कई लोग अनपढ़ रह गए। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि लिबरल्स, लेफ्टिस्ट और वामपंथी के चहेते माओ कितने ज्यादा टॉलरेंट थे। अब यही मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि 1956 में माओ ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था 100 फ्लावर कैंपेन। 100 फ्लावर कैंपेन में माओ ने लोगों को समझाया कि सरकार का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और सरकार तब बेहतर काम करती है जब जनता बताती है सरकार को कि उनको कहां-कहां इंप्रूव करना है। जिसके बाद कई लोगों ने अपनी शिकायतें या क्रिटिसिज्म माओ को पत्रों में लिखकर भेजना शुरू कर दिया और इन लोगों को माओ ने या तो जेल में डाल दिया या इनको फांसी पे लटका दिया। तो माओ ने ये 100 फ्लावर कैंपेन सिर्फ इसलिए चलाया था क्योंकि माओ आइडेंटिफाई करना चाहते थे उन लोगों को जो घर की चार दीवारी के अंदर माओ को क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी पॉलिसी या प्रोग्राम को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को माओ ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, उनमें से कई लोगों को फांसी लगा दी गई और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। भाई माओ के हिसाब से अगर आप अपने गोल अचीव कर लेते हो तो आपके मीन्स अपने आप जस्टिफाई हो जाते हैं। मतलब गोल था चाइना को एक परफेक्ट कम्युनिस्ट कंट्री बनाने का और इस दौरान अगर 5-10 करोड़ लोगों की जानें चली गई तो उसमें कोई गम नहीं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप मेरे पुरानी वीडियोस को जाके भी एक बार चेक करें, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन वीडियोस में भी। बाकी आप बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।